3 जुलाई 1999 पटना की एक रात। इस रात ने बिहार के मत्थे पर एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया जिसका दाग 26 साल बाद भी नहीं धुला है। ये कहानी है शिल्पी जैन की, एक मिस पटना वुमेन्स कॉलेज की टैलेंटेड स्टूडेंट जिसके सपने मॉडलिंग की दुनिया छूने के थे। और ये कहानी है गौतम सिंह की भी, एक लंदन बेस्ड डॉक्टर का बेटा जो बिहार की पॉलिटिक्स में अपना करियर ढूंढ रहा था। दोनों हाई मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों के बीच गहरा प्यार, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी लव स्टोरी का दी एंड हुआ एक सरकारी क्वार्टर के गराज में खड़ी व्हाइट मारुति ज़ेन के अंदर, 2 अर्धनग्न लाशों के साथ। और जिस क्वार्टर से ये लाशें मिली वो था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर रबरी देवी के भाई और बिहार के पावर सेंटर माने जाने वाले साधु यादव का। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये था उस दौर के जंगल राज का एक खौफनाक चैप्टर जिसमें बिहार की पॉलिटिक्स, पुलिस और सीबीआई सब पर सवाल उठ गए। 2 जुलाई शिल्पी जैन कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकली, लेकिन कभी वापस नहीं आई। रात तक फैमिली परेशान थी। शिल्पी के फादर उज्जवल जैन हर जगह अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने बताया, आज वेट करते रहे कि कोई फ्रेंड के साथ चली गई होगी। 1 घंटा 2 घंटा, फिर सब जगह फोन किया, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर पता चला गौतम सिंह भी गायब है। और अगले दिन रात को 3 जुलाई पुलिस को खबर मिली, गांधी मैदान के पास एमएलए क्वार्टर नंबर 12 के गराज में एक व्हाइट कार खड़ी है, अंदर शिल्पी और गौतम की लाशें हैं। पुलिस ने बिना फॉरेंसिक प्रोटोकॉल फॉलो किए कार को उठा के सीधा पुलिस स्टेशन भेज दिया और वहीं से शुरू हुआ सबूत मिटाने का खेल। जब लाशें मिली तो साधु यादव अपने लोगों के साथ साइट पर पहुंच गए, पर सबसे बड़ा सवाल उन्हें सबसे पहले किसने इन्फॉर्म किया। और पुलिस ने बिना डिले किए केस को प्यार में असफलता के कारण सुसाइड क्यों डिक्लेयर कर दिया। पुलिस की थ्योरी सुसाइड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लेकिन लोग, जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन ने इस थ्योरी को सीधा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शिल्पी के बॉडी पर मारपीट के निशान थे, गौतम के शरीर पर भी इंजर्ड मार्क्स थे और सबसे शॉकिंग बात, शिल्पी घर से कुर्ते में निकली थी, लेकिन लाश मिली तो गौतम की टी-शर्ट पहनी हुई थी और गौतम बिल्कुल नग्न थे। सुसाइड करने वाले कपड़े क्यों बदलेंगे? और अगर सुसाइड थी भी तो 24 घंटे के अंदर गौतम के पेरेंट्स लंदन से आने से पहले ही इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? क्या पुलिस किसी बड़े पॉलिटिकल प्रेशर में थी? जन आंदोलन और पॉलिटिकल हंगामे के बाद केस सीबीआई को दे दिया गया। लोगों को लगा अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन सीबीआई ने भी क्या किया? हैदराबाद फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने क्लियरली लिखा, शिल्पी के बॉडी पर मल्टीपल सीमेन सैंपल्स मिले, यानी ये गैंग रेप का साफ सबूत था। सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल्स मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और सीबीआई ने उनका मना करना भी एक्सेप्ट कर लिया। 2003 में 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। फाइनल वर्डिक्ट सुसाइड। और हैदराबाद लैब की रिपोर्ट का क्या हुआ? सीबीआई का जवाब था वो सीमेन नहीं था, वो पसीना था। ये केस 26 साल बाद फिर से बिहार की पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज पर है। वजह है प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने करंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर सीरियस एलिगेशन लगाए। पीके का कहना है शिल्पी और गौतम मर्डर के अक्यूज्ड लिस्ट में एक नाम राकेश कुमार था और वही राकेश कुमार आज के सम्राट चौधरी हैं। पीके ने कहा, अभी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में सस्पेक्ट थे या नहीं थे, वो प्रेस में क्लियर कर दे। सम्राट चौधरी ने तुरंत इन एलिगेशन को झूठा कहा। उनका कहना है राकेश कुमार एक और आदमी था और आइसक्रीम बेचने वाला हाजीपुर का। अगर उनके शब्दों में बताऊं तो वो कहे वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, बेचारा वो रहता था हाजीपुर में। शिल्पी और गौतम केस में सीबीआई ने पूरे इन्वेस्टिगेशन किया, हमारा कोई लेना देना नहीं।
लेकिन पीके ने एक और धमाका कर दिया। तारापुर मर्डर केस 1995। इस केस में 7 लोगों की हत्या हुई थी और अक्यूज थे सम्राट चौधरी। पीके का कहना है सम्राट ने अपनी बर्थ डेट 15 अगस्त 1981 कोर्ट में लिखाई थी। इस हिसाब से 1995 में वो सिर्फ 14 साल के थे, यानी माइनर। इस वजह से सीजेएम ने उन्हें जेल से छोड़ दिया। लेकिन 2020 के इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने अपनी एज 51 साल लिखी। इस हिसाब से 1995 में उनकी एज 25 या 26 साल होती। अगर पीके के शब्द सुने तो 26 साल के आदमी को कोर्ट ने गलत सर्टिफिकेट के बेसिस पर माइनर समझकर जेल से छोड़ दिया, जबकि उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं। क्या बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कोर्ट को गुमराह किया? क्या उन्होंने झूठी उम्र लिखकर कानून के गलत फायदे उठाए? सम्राट चौधरी सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि उन्हें लालू परिवार ने फंसाया था। सम्राट चौधरी पर लग रहा ये आरोप बहुत सीरियस है, लेकिन उन्होंने अपना कुलीग और बिहार के मिनिस्टर अशोक चौधरी की तरह पीके पर डिफेमेशन केस क्यों नहीं किया? अशोक चौधरी ने अपने ऊपर 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के एलिगेशंस के बाद पीके पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया है, जिसका जवाब में पीके ने कहा 7 दिन में केस वापस लो, वरना मैं तुम्हारी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्सपोज कर दूंगा। इस पर शांभवी चौधरी के शब्द थे, ये सब झूठे और बेबुनियाद आरोप है, इसका कोई बेस नहीं है, हम अपना स्टांस रखेंगे। आज बिहार की पॉलिटिक्स में एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन का दौर चालू है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी हवा में लटका है। 1999 का शिल्पी गौतम मर्डर केस, क्या ये सच में एक ट्रैजिक सुसाइड थी या एक ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर जिसे पावर और पॉलिटिक्स ने दबा दिया? क्या आज भी गंगाधर ही शक्तिमान है? क्या बिहार के डिप्टी सीएम राकेश कुमार ही सम्राट चौधरी है? और सबसे बड़ा सवाल, 26 साल बाद भी क्या शिल्पी और गौतम को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल बिहार के लोगों के जहन में आज भी जिंदा है और इसका जवाब शायद सिर्फ समय दे सकता है या फिर आने वाले चुनाव। जवाब कौन देगा?